आज हम जिस विषय में पढ़ेंगे वो है अरस्तू का विरेचन सिद्धांत। देखिए बच्चों, अरस्तू के विरेचन सिद्धांत पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसमें हमने पढ़ा था विरेचन का धर्मपरक अर्थ और नीतिपरक अर्थ। हमने इन दोनों की व्याख्या उस क्लास में पढ़ी थी, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप जाकर मेरी वीडियो पर देख सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है विरेचन का कलापरक अर्थ। तो देखिए बच्चों, विरेचन का जो कलापरक अर्थ है सबसे पहले जर्मन के विद्वान गेटे ने दिया था, लेकिन विरेचन का जो कलापरक अर्थ का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादन है वो प्रोफेसर बूचर ने दिया था। उनका कहना था कि विरेचन शब्द केवल मनोविज्ञान के तथ्यों का ही वाचक नहीं है, बल्कि वह कला सिद्धांत का भी व्यंजक है। इसलिए यह माना जाता है कि विरेचन केवल चिकित्सा शास्त्रीय अर्थ को अभिव्यंजित नहीं करता, बल्कि काव्य शास्त्र में कला संबंधित सिद्धांतों के संदर्भ में इसका जो अर्थ है वो अधिक व्यापक है। इस प्रकार जो विरेचन का कलापरक अर्थ हुआ, करुणा और भय के भावों के माध्यम से मानव मन के दूषित भावों का परिष्कार करना, यानी कि मानव मन के भीतर जो दूषित विचार होते हैं उनको हटा देना। प्रोफेसर बूचर ने विरेचन के दो पक्ष माने हैं। वो कौन कौन से माने हैं? भावात्मक और अभावात्मक पक्ष। ये दो पक्षों की इन्होंने विवेचना की है प्रोफेसर बूचर ने। इनका कहना है कि जो अभावात्मक पक्ष है वह पहले मनोवेगों को उत्तेजित करता है, फिर उनका शमन करके मन को शांति प्रदान करता है। लेकिन जो इनका भावात्मक पक्ष है वो क्या कहता है कि कलात्मक परितोष, यानी कि उनका मानना है कि जो भावात्मक पक्ष है उसके अंदर कलात्मक परितोष पर अधिक बल दिया है। लेकिन अरस्तू का क्या मानना है कि विरेचन से हमारी भावना शुद्र हो जाती है। इस प्रक्रिया से त्रास और करुणा जैसी कटुता हमारे मन से नष्ट हो जाती है और हमारे मन को शांति का अनुभव होता है। यह शांति हमारे मन को सुखद बनाती है। लेकिन जो प्रोफेसर बूचर हैं उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए केवल कलात्मक प्रक्रिया पर ही बल दिया है। उनका मानना है कि जो विरेचन सिद्धांत है वो कलात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है विरेचन का भावपरक अर्थ, यानी कि भावपरक अर्थ के विषय में इसकी व्याख्या किस प्रकार से है। विरेचन का जो भावपरक अर्थ है इसका जो प्रतिपादन किया है वे विद्वान थे लूकस, हर्बर्ट और रीड। इन तीन विद्वानों ने इसका प्रतिपादन किया है। इनका मानना है कि वास्तविक जीवन में करुणा एवं भाव जैसे भावों को उत्तेजित सुरक्षित नहीं है, लेकिन इन भावों को दबाना भी ना तो संभव है और ना ही स्वस्थ है। अर्थात इन विद्वानों का मानना है कि जब हम मंच पर किसी नाटक को देखते हैं तो जो भाव उस समय उस नाटक में होते हैं तो हम उन भावों को प्राप्त कर लेते हैं। मान लीजिए हम मंच पर कोई ऐसा नाटक देख रहे हैं जिसका अंत दुखदाई है, तो कुछ समय के लिए हमारा मन भी दुखी हो जाता है। हमारा मन किस लिए दुखी हो जाता है? क्योंकि हमारे मन में उन भावों की मांग है, और जब यह मांग हमारे मन में समाप्त हो जाती है तो हमारा मन शांति का अनुभव करने लगता है, यानी कि हमारे मानसिक विश्राम हमें मिल जाता है। यही विरेचन का भावमूलक अर्थ बताया गया है। अगला जो व्याख्या है वो क्या है? विरेचन का मनोवैज्ञानिक अर्थ। मनोवैज्ञानिक अर्थ के संदर्भ में किस प्रकार से व्याख्या की गई है। विरेचन का जो मनोवैज्ञानिक अर्थ में I.A. रिचार्ड का कहना है कि करुणा एक प्रवृत्ति मूलक भाव है, और यह भाव जो है यह निवृत्ति मूलक भाव है। अर्थात करुणा के जागृत होने पर हम किसी प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं जिससे पीड़ित व्यक्ति का दुख दूर हो सके। कहने का अर्थ क्या है कि यदि हम किसी पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं तो हमारे मन में उसके लिए करुणा का भाव उत्पन्न होने लगता है, यानी कि हमारा मन जो है उसकी मदद करने का करता है कि हम चाहते हैं कि हम उसकी मदद करने की प्रयत्न करते हैं। इसके विपरीत यदि भय हो तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि उस दृश्य से दूर भागने का प्रयत्न करते हैं। मान लीजिए हम कोई भयानक दृश्य देख लेते हैं तो हम उस दृश्य से छुटकारा पाने का प्रयत्न करेंगे, ना कि उस दृश्य को दोबारा से देखने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए जब
ट्रेजेडी को देखते समय इन दोनों विरोधी भावों की अनुभूति होती है। तो यह एक प्रकार का संतुलन का अनुभव होता है, यानी कि हम दुख और भय दोनों का अनुभव करते हैं। अतः यही संतुलन तो विरेचन है, जिससे हम आनंद की प्राप्ति होती है, यानी कि यह एक मानसिक संतुलन है जिससे हमें आनंद की अनुभूति होती है। अगली जो व्याख्या है वो है विरेचन का होम्योपैथिक तथा एलोपैथिक परक अर्थ। होम्योपैथिक और एलोपैथिक परक अर्थ में इसकी किस तरह से विवेचना की गई है। विरेचन के इस अर्थ का प्रतिपादन इटली के पुनर्जागरण काल के कुछ आलोचकों द्वारा किया गया। अंग्रेजी के महान कवि मिल्टन ने भी इसका समर्थन किया। यह एक होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की भांति समान का समान से चिकित्सा सिद्धांत पर आधारित है। नव क्लासिकवाद के काल में भावुकता के बढ़ते हुए प्रभाव के परिणाम स्वरूप विरेचन के लिए एलोपैथिक परक अर्थ को समर्थन मिला। यह समान का समान से चिकित्सा सिद्धांत पर बल दिया जाता था। तो इस विषय में जो डॉक्टर जॉनसन थे, उनका क्या कहना था कि उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया। यानी कि डॉक्टर जो जॉनसन थे, इन्होंने एलोपैथी का समर्थन किया और मिल्टन ने होम्योपैथी का समर्थन किया। डॉक्टर जॉनसन का कहना था कि जो भाव मानवीय कार्यों के प्रेरक होते हैं उनमें अशुद्ध तत्वों का होना आवश्यक है। इनका मानना है कि करुणा और भय के माध्यम से इन अशुद्धियों का शुद्धिकरण किया जा सकता है। लेकिन लूकस इनकी आलोचना करते हैं, वो इसके समर्थन में नहीं है। होम्योपैथी तथा एलोपैथी अर्थों के बारे में लूकस का मानना है कि प्रेक्षागृह कोई अस्पताल नहीं है जहाँ शरीर के रोगों के समान उनकी भावनाओं को भी उपचार होए। यानी कि वहाँ पे भावनाओं का कोई उपचार नहीं होता। कोई भी प्रेषक केवल आनंद की अनुभूति पाने के लिए ही नाटक देखने के लिए जाता है, ना कि रोगों का उपचार कराने के लिए जाता है। नाटक केवल आनंद की अनुभूति से जुड़ा है, ना कि रोगों से जुड़ा है। इसलिए जो लूकस थे उन्होंने इसकी आलोचना की है। तो इस प्रकार ये थी व्याख्याएं जो हमने पढ़ी, जिनसे कि कुछ विद्वान तो इनसे सहमत थे, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी आलोचनाएं भी की। और अब हम बात करेंगे कि विरेचन सिद्धांत पर किस प्रकार की अवहेलना हुई। देखिए बच्चों, अनेक विद्वानों ने विरेचन सिद्धांत की व्याख्याएं भी की, आलोचनाएं भी की, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी थे जिन्होंने इस सिद्धांत की अवहेलनाएं भी की, यानी कि इनके ऊपर कुछ आरोप भी लगाए। ऐसे विद्वानों को विरेचन सिद्धांत की प्रक्रिया के अस्तित्व पर विश्वास नहीं था। इनका मानना था कि वास्तविक जीवन में विरेचन होता ही नहीं है। इनका मानना है कि त्रासदी को देखकर करुणा, त्रास, भय आदि मनोवेग जागृत होते हैं, परंतु यह सिद्धांत मन को शांति प्रदान नहीं करता। उनका यह भी मानना है कि बहुत से नाटक या फिल्में केवल प्रेषक के भावों को शुद्ध करके ही बस रह जाते हैं। उनका कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि जब कोई हम नाटक या फिल्म देखते हैं तो जब हम उसमें हमें कोई दुख का दृश्य देखते हैं तो उसे देखकर हमारा मन भी दुखी हो जाता है। तो उसे देखकर ऐसा नहीं है कि ऐसी स्थिति में हमारा मन शांति का अनुभव करे। कई बार तो ऐसे दृश्य देखकर हमारा मन कई दिनों तक विचलित रह जाता है। सीधी सी बात ये है कि इनका कहना ये है कि दुख के दृश्य को देखकर कुछ समय तो हमारा मन दुखी रहता है, लेकिन उसके बाद हमारे मन को शांति मिले यह आवश्यक नहीं है। परंतु भारतीय आलोचक जो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो इस बात से सहमत नहीं है। उनका क्या कहना है कि वो कहते हैं कि विरेचन प्रक्रिया भावों को उद्भव करती है तथा उनमें समजन करती है, तो आनंद की भूमिका तैयार करती है। यही विरेचन सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण देन है। यानी कि उनका कहना क्या है, उनके कहने का अर्थ केवल इतना है कि जो विरेचन प्रक्रिया से जो भाव का उद्भव होता है तथा उसमें आपस में जो तालमेल होता है, फिर उसे आनंद की अनुभूति होती है। यही तो विरेचन की सबसे बड़ी देन है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे विचारों का शमन हो जाता है और हमें आनंद की अनुभूति
होती है। अब विरेचन के सिद्धांत की दूसरी अवहेलना क्या है? दूसरी अवहेलना किस प्रकार से हुई? दूसरी अवहेलना में कहा गया है कि त्रासदी में जो प्रकाशित भाव वास्तविक नहीं होते, यानी कि जो दूसरी इसकी अवहेलना हुई उसमें यह बताया गया है कि जो त्रासदी में जो प्रकाशित भाव होते हैं वो वास्तविक नहीं होते, वे हमारे भावों को उत्तेजित नहीं कर पाते। फिर विरेचन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब हमारे भावों को उत्तेजित ही नहीं करते तो विरेचन का तो यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। नाटक में प्रेषक केवल कला का आस्वादन करता है, यानी कि इन विद्वानों का कहना है कि जो त्रासदी है उसमें भाव वास्तविक नहीं है। मंच पर कलाकार केवल पात्रों की भूमिका निभाते हैं, वे वास्तविक पात्र नहीं होते, तो इसमें वे हमारे भावों को उत्तेजित नहीं कर पाते, क्योंकि हमें पता है कि वे जो मंच पर चल रहा है वह वास्तविक नहीं है। यह तो आनंद की अनुभूति के लिए ही केवल एक नाटक है। तो ऐसी स्थिति में विरेचन का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि हम जानते हैं कि वास्तविक पात्र हैं ही नहीं मंच पर। लेकिन बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने इस विचारधारा का समर्थन भी किया है। जो ये दोनों विचारधाराएं थी, जो अवहेलनाएं हुई थी, इनका समर्थन भी किया है। ऐसे विद्वानों का कहना है कि क्या कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम केवल हमें आस्वादन प्रदान करता है? क्या यह हमारे भावों को उत्तेजित नहीं करता? तो हमें यह मान लेना चाहिए कि जब हम मंच पर कोई नाटक देखते हैं तो जब हमारी भावनाएं उत्तेजित हो जाती हैं तो उस समय हमारे भाव उस नाटककार के भावों के समान हो जाते हैं। तो हमें यह मान लेना चाहिए कि विरेचन की प्रक्रिया के द्वारा ही प्रेषक को आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। अब विरेचन के सिद्धांत पर बल देते हुए डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त ने क्या लिखा है, उनका क्या मत है इस विषय में? वो कहते हैं कि विरेचन सिद्धांत अपनी समस्त शक्ति तथा सीमाओं सहित पाश्चात्य काव्य शास्त्रों को अरस्तु की महत्वपूर्ण देन है। इसके द्वारा अरस्तु ने प्लेटो के काव्य पर लगाए आरोप का उत्तर दिया, काव्य की महत्ता स्थापित की और त्रासदी के प्रभाव को गौरवपूर्ण बनाया। अब ये तो थे कि बहुत से विद्वानों ने विरेचन सिद्धांत की व्याख्याएं भी की, आलोचनाएं भी की और साथ ही अवहेलनाएं भी की। लेकिन इसके बाद हमें यह भी जानना आवश्यक है कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या निकला, इस सिद्धांत पर क्या मत है जो स्वीकार किया गया। तो इसका जो निष्कर्ष निकला वह है कि अरस्तु के विरेचन सिद्धांत को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी कि इतनी अवहेलनाएं और व्याख्याएं होने के बाद लास्ट में ये निष्कर्ष निकला है कि जो विरेचन सिद्धांत है, अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है वो मान्य है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। काव्य शास्त्र के लिए यह त्याज्य नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए उपयोगी तथा हितकारी है। यह सिद्धांत हमारे शूद्र विचारों को शमन करके हमें आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। तो इसी सिद्धांत को विरेचन सिद्धांत कहा गया है। अंत में यह कहा जा सकता है कि जिन सिद्धांतों से हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं और हमारे शुद्र विचारों का शमन होता है, उसे ही विरेचन सिद्धांत कहा गया है। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये दोनों वीडियो जिसमें मैंने विरेचन सिद्धांत को कवर किया है, आपको मेरी ये विषय समझ आ गया होगा। धन्यवाद।